पूरी दुनिया की नज़र एक बार फिर से मिडिल ईस्ट पर टिकी है, जहां अमेरिका और ईरान बार बार जंग लड़ रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, इस जंग को चिंगारी देने का काम कहीं ना कहीं इसराइल ने किया है। इसराइल पिछले साल से ही लगातार ईरान पर हमला बोल रहा है। कभी वो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मरवा देता है, तो कभी ईरान के मिसाइल प्रोजेक्ट में शामिल वैज्ञानिकों को टारगेट करता है। यानी ये जो युद्ध अभी चल रहा है, उसमें धीरे धीरे आग में घी डालने का काम इसराइल ही कर रहा था। यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि ये सब कुछ अमेरिका के सामने हो रहा था। बावजूद इसके वो हर बार इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, चाहे हथियार देना हो या सीधे गोला बारूद और मिसाइलें लेकर ईरान पर हमला बोलना। जब जब इसराइल ने जंग का इशारा किया, तब तब अमेरिका उसके साथ मिलकर लड़ने को तैयार रहा। लेकिन जुलाई 2026 में कुछ ऐसा हुआ जिससे लगने लगा कि अब दोनों देशों की गाड़ी एक पटरी पर नहीं चल रही है। खबर आई कि खुद ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज हो गए हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन भी किया और उन्हें फोन करके खरी खोटी सुनाई। इस खबर के सामने आते ही कुछ एक्सपर्ट्स यहां तक पूछने लगे, क्या अमेरिका सच में इजराइल को छोड़ने की तैयारी कर रहा है? फिर कुछ ही दिनों बाद नेतन्याहू ने खुद कहा, ट्रंप इजराइल के सबसे अच्छे दोस्त हैं। यानी कड़वाहटें दूर हो गई और फिर ये दोनों वर्ल्ड लीडर दोस्त बन गए। तो सवाल उठता है, चाहे इजराइल जितनी भी जंग लड़े, चाहे उस पर कितने भी वॉर क्राइम्स के आरोप लगे, चाहे दुनिया उसके कितने भी खिलाफ हो जाए, अमेरिका आखिर उसका साथ क्यों नहीं छोड़ता है? ये दोस्ती इतनी मजबूत कैसे बनी और इस दोस्ती का इतिहास क्या है? अगर आप दुनिया की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या यूपीएससी, एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। सोचिए, इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ दुश्मनों से घिरा है। दुनिया भर में उसका विरोध भी होता है, इसके बावजूद भी वो जंग छेड़ता है। फिर भी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क यानी अमेरिका हमेशा उसकी ढाल बनकर क्यों खड़ा रहता है? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे। इस वीडियो में हम इजराइल के बनने से लेकर आज तक की पूरी कहानी को आसान भाषा में डिकोड करेंगे। और वीडियो के अंत में आपको वो 5 की पॉइंट्स भी देंगे जो किसी भी एग्जाम में आपके काम आ सकते हैं। हाय, मेरा नाम है अनवर और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेट की स्पेशल वीडियो सीरीज दुनिया डिकोडेड। तो शुरुआत करते हैं इजराइल के बनने की कहानी से, जिसमें एक रोल अमेरिका का भी था। इजराइल की कहानी शुरू होती है ज़ायनिज़्म आंदोलन से, जो 19वीं सदी के अंत में यूरोप में यहूदियों के खिलाफ बढ़ते भेदभाव और नरसंहार के जवाब में था। इसके सबसे बड़े नायक थे थियोडोर हर्जल। थियोडोर एक ऑस्ट्रियाई यहूदी पत्रकार थे, जिन्होंने 1896 में अपनी किताब डेर ज़ूडेनस्टार्ट में लिखा कि यहूदी तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब उनका खुद का एक देश हो। इसके अगले ही साल 1897 में स्विट्जरलैंड के बासेल शहर में पहली वर्ल्ड ज़ायोनिस्ट कांग्रेस की बैठक होती है। इस बैठक में फिलिस्तीन में यहूदी राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय हुआ। इसके बाद आने वाले सालों में रह रहकर यहूदियों के लिए एक नया देश बनाने की मांग भी चलती रही। 1917 में ब्रिटेन के विदेश मंत्री आर्थर बाल्फोर ने बाल्फोर घोषणा पत्र यानी बाल्फोर डिक्लेरेशन जारी किया। इसमें फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर यानी एक देश का समर्थन किया गया। इस तरह ब्रिटेन की तरफ से यहूदियों को पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समर्थन मिला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन साम्राज्य टूट चुका था और 1920 में लीग ऑफ नेशंस ने फिलिस्तीन का प्रशासन ब्रिटेन को सौंप दिया। इसे ब्रिटिश मैंडेट या ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन कहा जाता है, जो 1948 तक चला। 1930 और 1940 के दशक में जब नाजी जर्मनी में हॉलोकास्ट हुआ और करीब 60 लाख यहूदी मारे गए, तो बड़ी संख्या में यहूदी फिलिस्तीन आकर बसने लगे। इससे यहूदी और अरब लोगों के बीच टेंशन बढ़ने लगी। नतीजा ये निकला कि 1936 और 39 के बीच अरब विद्रोह हुआ। इसके जवाब में ब्रिटिश हुकूमत ने व्हाइट पेपर जारी किया, जिसका मोटो था फिलिस्तीन आने वाले यहूदियों की संख्या को कम करना। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है और जब ये वॉर खत्म होती है तो ब्रिटेन ने यह मसला संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन को सौंप दिया। फिर यूएन ने जो किया वो एक ऐतिहासिक घटना बन गई। 29 नवंबर 1947 को यूएन ने रेजोल्यूशन 181 पास किया। इसमें फिलिस्तीन को यहूदी और अरब दो देशों में बांटने और यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव था। यहूदी लीडरशिप ने इसे स्वीकार किया, मगर यूएन का यह प्रस्ताव अरब देशों ने खारिज कर दिया। यहीं से इजराइल फिलिस्तीन विवाद की शुरुआत होती है। इसके बाद 14 मई 1948 को ब्रिटिश मैंडेट खत्म होता है और इसके खत्म होने से ठीक पहले यहूदी लीडरशिप के हेड डेविड बेन गुरियन ने तेल अवीव में इजराइल को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया।
वो आगे चलकर इसराइल के पहले प्रधानमंत्री भी बने। अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान की सेनाओं ने इसराइल पर हमला किया, जिसे 1948 के अरब इसराइल युद्ध के तौर पर जाना जाता है। इसराइल को इसमें जीत मिली, लेकिन लाखों फिलिस्तीनी रेफ्यूजी बन गए। फिलिस्तीनी इसे नकबा यानी तबाही कहते हैं। अब जानते हैं अमेरिका का रोल। डेविड बेन गुरियन के इसराइल के स्वतंत्र देश घोषित करने के महज 11 मिनट के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने इसराइल को मान्यता दे दी, यानी अमेरिका इसराइल को मान्यता देने वाला पहला देश बना। अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल इसराइल को मान्यता देने के खिलाफ थे, फिर भी यूएस प्रेसिडेंट ने यह फैसला लिया। मार्शल को डर था कि इससे अरब देशों के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं, लेकिन ट्रूमन पर उनके करीबी दोस्त एडी जैकब्सन का दबाव था, जो खुद यहूदी थे। इसके अलावा यूएस में यहूदी अमेरिकी लॉबी और 1948 में होने वाले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का भी प्रेशर था। साथ ही हॉलोकास्ट की घटना की वजह से ट्रूमन को लगता था कि यहूदियों के लिए एक नया देश बनाना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। अब यहाँ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें जरूर याद रखनी है। जैसे इसराइल की स्थापना 14 मई 1948 को हुई, यूएन पार्टीशन प्लान यानी रेजोल्यूशन 181 नवंबर 1947 में पास हुआ। अमेरिका इसराइल को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश था और इसराइल के पहले प्रधानमंत्री का नाम था डेविड बेन गुरियन। तो ये थी इसराइल के बनने की कहानी। अब आइए जानते हैं कि इसके बाद अमेरिका और इसराइल की दोस्ती इतनी मजबूत कैसे हो गई, क्योंकि शुरुआत में तो ऐसा नहीं था, और इसमें किन राष्ट्रपतियों का रोल रहा है। 1950 और अर्ली 1960s के दशक में अमेरिका इसराइल को बड़े पैमाने पर हथियार देने से बचता था। अमेरिका को डर था कि इससे मिडिल ईस्ट में हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी। उस दौर में इसराइल की सबसे अच्छी दोस्ती फ्रांस के साथ थी, जो उसे हथियारों की खूब सप्लाई करता था। फिर आया अमेरिका और इसराइल की दोस्ती में असली मोड़, यानी 1967 का 6 डे वॉर। इस वॉर के बाद इसराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को जंग में 6 दिनों के भीतर हरा दिया और इसके बाद वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलन हाइट्स और सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया। इस जीत ने अमेरिका को दिखाया कि इसराइल कोल्ड वॉर के दौर में मिडिल ईस्ट में एक भरोसेमंद और ताकतवर मिलिट्री पार्टनर बन सकता है। आने वाले वक्त में अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने इसराइल को एक ट्रू पार्टनर के तौर पर देखना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के दौर में अमेरिका ने इसराइल को भारी सैन्य सहायता देना भी शुरू कर दिया, खासकर 1973 के योम किप्पुर युद्ध के दौरान। राष्ट्रपति जिमी कार्टर के कार्यकाल में 1978 में कैंप डेविड समझौता होता है, जिसमें अमेरिका के मीडिएशन से इसराइल और इजिप्ट के बीच पीस एग्रीमेंट हो जाता है। यह मिडिल ईस्ट में अमेरिका की कूटनीतिक भूमिका का सबसे बड़ा उदाहरण बना। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति अलग अलग तरीकों से इसराइल को सपोर्ट देना जारी रखते हैं। हालांकि रिश्तों में उतार चढ़ाव भी आता है। जैसे ओबामा के दौर में ईरान के साथ जब न्यूक्लियर डील हुई तो नेतन्याहू इसके खिलाफ थे। इस वजह से इसराइल और अमेरिका के रिश्ते भी बिगड़े। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल की, जब ट्रंप अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट कर देते हैं, गोलन हाइट्स पर इजरायली संप्रभुता को मान्यता देते हैं और अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए इसराइल और कई अरब देशों जैसे यूएई, बहरीन और मोरक्को के बीच संबंध सामान्य करा देते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि दोनों देशों के बीच रिश्ते किस तरह मजबूत हुए हैं, लेकिन आज भी एक बड़ा सवाल बाकी है। आखिर क्यों हर हाल में, हर सरकार में इसराइल का साथ अमेरिका देता आया है? आपको इसके पीछे हम 5 कारण बताते हैं। पहला, रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक अलायंस। मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन है जहां हमेशा अनस्टेबिलिटी रहती है, किसी न किसी देश में उठापटक मची रहती है। इस वजह से अमेरिका को अपने हितों को देखते हुए ऐसे पार्टनर की तलाश है जो मिडिल ईस्ट में हर सिचुएशन में उसके साथ खड़ा हो। इसराइल के तौर पर अमेरिका को मिडिल ईस्ट में वो पार्टनर मिला हुआ है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA दोनों मिलकर काम करते हैं, खासकर एंटी टेरर ऑपरेशंस में। दूसरा कारण है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और लॉबिंग। अमेरिका में APEC यानी अमेरिका इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी जैसे प्रभावशाली ऑर्गेनाइजेशन दशकों से अमेरिकी कांग्रेस और राष्ट्रपतियों पर इजराइल समर्थक पॉलिसीज बनाने के लिए दबाव बनाते रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका में एक बड़ा इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस का भी वर्ग है जो धार्मिक कारणों से इजराइल का सपोर्ट करता है। इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस का मानना है कि इजराइल की मौजूदगी बाइबल की भविष्यवाणियों से जुड़ी हुई है। अमेरिका के टोटल वोटर्स में से 1/4 इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टी को वोट देते हैं। अब बात करते हैं तीसरे कारण की, जो है शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज यानी साझा लोकतांत्रिक मूल्य। अमेरिका एक डेमोक्रेसी है। उसका कहना है कि वह सभी लोकतांत्रिक देशों का सपोर्ट करता है। मिडिल ईस्ट में इसराइल ही एकमात्र डेमोक्रेटिक देश है, जिस वजह से उसे सपोर्ट करना अमेरिका की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहीं चौथा कारण है मिलिट्री और टेक्निकल सपोर्ट। इसराइल अमेरिका के लिए एक टेस्ट लैब जैसा है। आयरन डोम जैसी डिफेंस टेक्नोलॉजी में दोनों देश मिलकर साथ काम करते हैं और अमेरिका को इससे मिलिट्री टेक्नोलॉजी में सीधा फायदा मिलता है। कहीं ना कहीं अमेरिका अपने हथियारों की इसराइल के हाथों टेस्टिंग भी करवा लेता है। पांचवा कारण,
ऑयल और रीजनल बैलेंस। हालांकि इजराइल में खुद ऑयल का प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन मिडिल ईस्ट के तेल समृद्ध इलाके में एक मजबूत सहयोगी होने से अमेरिका को पूरे रीजन में अपना प्रभाव बनाए रखने में मदद जरूर मिलती है। अब हम आपको कुछ आंकड़े बताते हैं जिससे आपको ये समझ आएगा कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करने के लिए कितना पैसा देता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल अमेरिकी विदेशी सहायता पाने वाला सबसे बड़ा देश रहा है। अब तक कुल मिलाकर अमेरिका इजराइल को $150 बिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सैन्य और आर्थिक सहायता दे चुका है। मौजूदा दौर में अमेरिका हर साल इजराइल को करीब $3.8 बिलियन यानी 36,000 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता देता है, जो एक 10 वर्षीय समझौते के तहत तय हुई है। लेकिन ये सारा समर्थन सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है, इसके पीछे अमेरिका का पूरे मिडिल ईस्ट को लेकर एक बड़ा नजरिया भी है। तो आखिर मिडिल ईस्ट में इजराइल की भूमिका क्या है? अमेरिका के लिए वो इतना जरूरी क्यों है? अमेरिका के लिए इजराइल सिर्फ एक दोस्त नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में उसकी फॉरवर्ड पोस्ट यानी पहली चौकी जैसा है। कोल्ड वॉर के दौर में जहां सोवियत यूनियन, इजिप्ट और सीरिया जैसे दूसरे देशों को सपोर्ट कर रहा था, वहीं अमेरिका के लिए इजराइल एक भरोसेमंद जवाबी ताकत बना। आज के दौर में इजराइल अमेरिका के लिए ईरान के खिलाफ एक अहम देश है। यही वजह है कि यूएस ईरान वॉर में भी इजराइल की भूमिका शुरू से ही इंपॉर्टेंट रही है। इजराइल अमेरिका के लिए सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक बड़ा सोर्स भी है। पूरे मिडिल ईस्ट में सीरिया, लेबनान, ईरान जैसे देशों पर नजर रखने में भी इजराइल की इंटेलिजेंस पावर अमेरिका के लिए बेहद उपयोगी साबित होती है। लेकिन 2026 में एक नई कहानी भी उभरी है, जो है ट्रंप और नेतन्याहू के बीच टेंशन। अमेरिका ईरान के साथ एक डिप्लोमेटिक डील की दिशा में बढ़ना चाहता है, जबकि इजराइल लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रखना चाहता है। इससे साफ है कि भले ही दोस्ती पुरानी और मजबूत हो, लेकिन रणनीतिक हितों को लेकर मतभेद उभर सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेतन्याहू की मौजूदा राजनीतिक स्थिति भी इस रिश्ते पर असर डाल रही है। फिर भी ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि ये रिश्ता लगभग अटूट बना हुआ है, क्योंकि इसकी जड़ें सिर्फ एक नेता या एक सरकार पर नहीं, बल्कि दशकों की राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक बुनियाद पर टिकी है। वीडियो में अब तक जो पूरी कहानी बताई गई है, उसमें से 5 मेजर पॉइंट्स पे निकलते हैं। एग्जाम के लिहाज से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने नोट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, इजराइल की स्थापना। इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 को हुई और अमेरिका इसे मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना। पॉइंट नंबर 2, अमेरिका इजराइल रिश्तों का असली मोड़। 1967 के 6 डे वॉर के बाद अमेरिका इजराइल रिश्ते रणनीतिक साझेदारी में बदले। इसके बाद ही अमेरिका ने इजराइल को अपने सहयोगी के तौर पर देखना शुरू किया। फिर 1978 में कैंप डेविड समझौता होता है, जो मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी की बड़ी मिसाल है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। अमेरिकी सपोर्ट के पीछे वजह क्या है? इसकी सबसे पहली वजह है रणनीतिक साझेदारी, दूसरी वजह है घरेलू लॉबी और एपेक का असर, तीसरी वजह है इवेंजेलिकल ईसाइयों का भारी समर्थन, और चौथी वजह है साझा लोकतांत्रिक मूल्य। इसके बाद आती है 5वीं वजह, जो है सैन्य और तकनीकी सहयोग यानी मिलिट्री टेक कॉपरेशन। ये 5 मुख्य वजह हैं जिनसे अमेरिका हमेशा इजराइल का साथ देता है। पॉइंट नंबर 4, आर्थिक और सैन्य सहायता। अमेरिका अब तक इजराइल को कुल $150 बिलियन से ज्यादा की सहायता दे चुका है और मौजूदा वक्त में सालाना करीब $3.8 अरब की सैन्य सहायता देते आया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट नंबर 5, मौजूदा स्थिति। 2026 में ट्रंप नेतन्याहू के बीच रणनीतिक मतभेद सामने आए हैं, खासकर ईरान डील और लेबनान को लेकर। मगर एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इजराइल का स्पेशल रिलेशनशिप फिलहाल मजबूती से कायम है, क्योंकि इसकी नींव सिर्फ एक नेता या सरकार पर निर्भर नहीं है। तो ये थी अमेरिका इजराइल की 75 साल की पूरी कहानी। हमें उम्मीद है कि अब आपको पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले वक्त में अमेरिका और इजराइल की दोस्ती इसी तरह बरकरार रहेगी या फिर चीज़ें बदल सकती हैं? आप हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही डीप एनालिसिस वाले टॉपिक को समझने के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।